राजीव, पहले आपके पास आ रही हूं। आखिर राहुल गांधी किस रणनीति के तहत इस वक्त आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? पहले मांग कर रहे थे जातीय जनगणना की, वो सरकार ने करा ली, तो अब मॉडल कौन सा हो उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और उस मॉडल को लेकर, यानी बिहार मॉडल को लेकर, जिसके लिए लगातार क्रेडिट लेती है उनकी ही साथी पार्टी आरजेडी, यहां पर इस वक्त बिहार चुनाव में दिख रही है। तो आखिर क्या रणनीति दिख रही है? क्योंकि यहां पर उंगली सिर्फ सत्ता पक्ष पर ही नहीं, अपने गठबंधन पे भी खड़ी होती नजर आ रही है राहुल गांधी की। जी बिल्कुल, देखिए, देश में पहले जातिगत जनगणना की बात की गई और जब जातिगत जनगणना कराने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट ने लिया है, तो सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि ये जनगणना किस तरीके से होगी। पहले तो ये जान लेना जरूरी है पूजा, कि जिस तरह की बिहार की जो दो राज्य हैं, बिहार और तेलंगाना, और राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि बिहार का मॉडल नहीं, तेलंगाना के मॉडल पर देश की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वैसे तेजस्वी, एक तरफ तेजस्वीवादी उस जातिगत जनगणना का जो बिहार में उसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी उसके अपोजिट है, वो बिहार की जनगणना को खारिज करते हैं। वैसे अब तेजस्वी भी सुर मिलाने लगे हैं राहुल गांधी में के सुर में। तो ये अंतर क्या है बिहार की जातिगत जनगणना में और तेलंगाना की जातिगत जनगणना के मॉडल में? पहली बात यह है कि तेलंगाना, बिहार की जो जातिगत जनगणना हुई, उसमें जो सवाल पूछे गए वो सरकार की तरफ से या जनगणना कराने वाले अधिकारियों की तरफ से या जो लोग भी जिम्मेदार थे, वो तय हुए सरकार ऊपर के लेवल से। उन्हीं सवालों के आधार पर जातिगत जनगणना हुई। दूसरी तरफ तेलंगाना में शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और भी दूसरे तरह के जो सामाजिक आर्थिक संगठन है, जातीय संगठन है, उनके साथ सरकार ने सलाह मशवरा किया और तकरीबन 3.5 लाख लोगों के फीडबैक के आधार पर सवाल तय किए गए कि ये सवाल पूछे जाएंगे। अब सवाल ये है, अब वो कहते हैं ना मजाक में इंटरव्यू में पूजा, कि अगर मुझे आपको सेलेक्ट करना है तो मैं आपसे आपके पिता का नाम पूछता हूं, और अगर आपको नहीं लेना है मुझे इंटरव्यू में सवाल मैं अपने पिता का नाम आपसे पूछता हूं। तो और बाहर सारे कैंडिडेट्स जाके आपस में पूछते हैं कि तुमसे क्या पूछा, तो सब कहते हैं पिता का नाम पूछा। किसका पूछा ये बताते नहीं है। तो अगर मुझे आपको लेना है तो मैं आपके पिता का नाम पूछूंगा, नहीं लेना है तो मैं कहूंगा मेरे पिता का नाम बताओ। तो बात यह है कि सवाल पूछा जाता है तो जवाब उसी तरह का आता है। तो पहली बात तो यही कि जातिगत जनगणना में सवाल कौन से पूछे जाएं, ये कैसे तय होगा? ये सरकार तय करेगी, या अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन और इतनी बड़ी समाज का और देश का एक्सरे होना है, तो जनता के फीडबैक के आधार पर सवाल होने चाहिए कि क्या क्या वो जवाब देना चाहती है और क्या क्या मानक सामने आना चाहते हैं। तो तेलंगाना में ये एक फर्क बिहार और जातिगत जनगणना में और तेलंगाना के जो बेसिक फर्क है वो ये है। दूसरी बात यह है कि बिहार की जातिगत जनगणना चूंकि पहली हो रही थी, तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि पहले होती है तो उसमें जो कमियां थी वो तेलंगाना के मॉडल में उसको ठीक करने की कोशिश की गई। बिहार की जातिगत जनगणना में जातियों का तब पता चला, लेकिन उनका उप वर्गीकरण नहीं हुआ। जातियों में वर्गीकरण हुआ, उप वर्गीकरण नहीं हुआ, जिसको अभी तेजस्वी ने की बात जो आपने कही उन्होंने कि इस बार उप वर्गीकरण भी कराएंगे। तेलंगाना में ऐसे हुआ। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को इन दोनों मॉडल्स का अंतर नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, मैं बातचीत करता हूं, तो इसलिए जनता को भी जानने के लिए ये जरूरी है। तेलंगाना के जातिगत मॉडल में जैसे एक छोटा उदाहरण दे दूं, वहां एससी का, शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन आई, उसका उप वर्गीकरण उन्होंने किया। ये जातियां हैं, ये आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इनका ये स्थान है, और उसको मोटे तौर पे 3 पार्ट में बांट दिया, और 15% जो एससी का रिजर्वेशन है उसको 3 कैटेगरी में दे दिया। एक जाति वालों को 1%, बाकी जाति वाले जो वर्ग था उसको 9%, और तीसरी जो जातियों का वर्गीकरण हुआ उसको एक जगह रख करके उनको 5%। पूरा 15% फ्लैट एससी को नहीं दिया। 1% में कुछ जातियां, 5% में कुछ जातियां, 9% में कुछ जातियां, ताकि सारी जातियों को उचित रिप्रेजेंटेशन मिले। जो हमेशा कहा जाता है कि बैकवर्ड के रिजर्वेशन का फायदा
कुछ जातियों को मिला जो पहले से संपन्न थी, जो पढ़ लिख के मतलब पहले उनमें ऊपर थी, वही ऊपर चली गई, पीछे वाले पीछे ही रह गए। इसी तरह एससी के रिजर्वेशन का कुछ लोगों को तो बहुत फायदा मिला, कुछ एससी की जाति वहीं रह गई। तो ये फर्क किया तेलंगाना ने वहां जाकर। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आने वाले दिनों में राजनीति का सबसे मैं कहता हूं कि बर्निंग इशू बन सकता है, वो ये है कि तेलंगाना में ये तय हुआ, तेलंगाना की जातिगत जनगणना से ये पूछा गया समाज के वर्गों से कि प्राइवेट सेक्टर में आपका क्या रिप्रेजेंटेशन है, सीनियर मैनेजमेंट में, सीईओज में। और तभी वहीं से राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में सीईओ और सीनियर मैनेजमेंट में और सारे लोगों में कितने एससी हैं कितने नहीं। वो नतीजा भी वहां से निकला और निजी क्षेत्र में आरक्षण की जो बात है वो वहीं से निकली। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो सरकारी ठेकों में जातिगत आधार पर आरक्षण है, वो भी उसी बात से निकला कि सरकारी ठेका पाने का जो प्रतिशत है वो सिर्फ 5% लोगों में है। तो दूसरी एक तरफ तो आप सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठेके पर सारी व्यवस्था की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर आप नौकरियां दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर आप सड़कें बनवा रहे हैं, बिजली पुल सब कुछ बनवा रहे हैं, और वहां रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी के 5% लोगों का है। तो ये सारी चीजें यानी उसके जातीय, सामाजिक, आर्थिक तीनों एक्सरे समाज का होना चाहिए। राहुल गांधी तेलंगाना के मॉडल की इसीलिए बात करते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और सबसे बड़ी बात, जातिगत जनगणना कराने का फैसला अलग बात है, वो कैसे की जाएगी, उसमें क्या क्या सवाल होंगे और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा और उसके बाद का फैसला क्या होगा। क्योंकि बिहार की जातिगत जनगणना तो हो गई, लेकिन उसका समाज को बिहार के फायदा क्या हुआ। जो रिजर्वेशन उन्होंने बढ़ाया वो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ, स्थिति जहां थी वही है। तो ये सारी एक्सरसाइज, इसी पर ये डिबेट हो रही है और इसीलिए ये जातिगत जनगणना का मुद्दा दोनों तरफ से क्रेडिट डिसक्रेडिट की बात हो रही है कि हमने कराया तो कैसे कराया, ऐसे कराया तो कैसे कराया। जब कराएंगे तब फिर इसके बाद चर्चा आएगी। ठीक है डॉक्टर टीना, तो यहाँ